नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के प्रजातंत्र की कब्र खोद रहे हैं। वो दौर दूर नहीं और 2024 में आप देखेंगे कि ये गुजरात में ही जीत पाएंगे, बाकी सारा देश इनको किनारे कर देगा। ये इतनी बेशर्मी से इन्होंने सारे देश को भुलाकर और इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, वो गुजरात की कर दी है। आप एक चुनाव जीतने के लिए पूरा सेंटिमेंटल इश्यूज उठा दे रहे हैं। मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं कि 2024 के अंदर ये सब जगह हारेंगे और जनाब ये सब जगह हारे भी हैं। बीजेपी का जो तरीका है, मैं नहीं मानता हूं कि ये देश उसके आगे सर झुकाएगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ खबरों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की। इस वक्त पूरे देश में जो चर्चा है वो इलेक्शन रिजल्ट्स की है। यूं तो इलेक्शन हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की एमसीडी और गुजरात में हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात के बारे में है, चूंकि गुजरात के इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के लिए शायद 2024 का रास्ता साफ करने वाले हैं। ये इलेक्शन कैसे हुए, क्या कुछ हुआ, इसमें इश्यूज क्या थे, किस तरह से इलेक्शन जीता गया, आखिर में किस तरह से इसको कम्युनल कलर फिर से और ज्यादा दिया गया, वो उस सब पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद के एक इमाम जामा मस्जिद के शब्बीर अहमद सिद्दीकी, उन्होंने भी एक बहुत ही दिलचस्प बयान दिया था। आपको याद आ गया होगा, हमने उसके बारे में कुछ बताया था। और उधर आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब, जो यूडीएफ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी कुछ बयान आया था। लेकिन इस सब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन सब का क्या हाल हुआ, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं जनाब शमसुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे हैं और धार्मिक राष्ट्रवाद यानी जो मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, उस पर बहुत ही मजबूती से लिखते रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं और खास तौर पर आरएसएस की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं और आपके आर्टिकल्स अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तीनों जबानों में बराबर छपते हैं और दुनिया भर में देखे जाते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप इलेक्शन रिजल्ट को, खास तौर पर गुजरात के इलेक्शन रिजल्ट्स को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। ये आपने ये जो आज का बड़ा हंगामे वाला दिन रहा, बल्कि बहुत हंगामे जो होते रहे, उसका एक तरह से खात्मा हुआ है। वो चुनाव की जो पूरा चल रहा था और जिसमें बुलडोजर बहुत अहम रोल अदा कर रहा था। बुलडोजर जो है, जो नेता आरएसएस बीजेपी के नेता जो तकरीर करते थे, साथ ही बुलडोजर रहता था और बुलडोजर ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था जो आरएसएस और बीजेपी के जो समर्थक और वोटर थे। तो ये बड़ा मजेदार हो रहा है और गुजरात की जो ऐतिहासिक, जो तारीखी जीत है बीजेपी की, आरएसएस बीजेपी की, वो उतनी शान और मतलब उतनी महान बताई जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़े गंभीर सवाल, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे और एक इस देश के नागरिक के तौर पर भी बड़े गंभीर सवाल उठा रही है। वो जो जीत है उनकी, वो गंभीर सवाल ये है कि बात ये जो है, प्रधानमंत्री जो अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, अमित, और प्रधानमंत्री हमारे देश के, और हमारे देश के लोगों ने उनको चुना है, यानी इस तौर पर चुना है कि जिनकी बहुमत है पार्टी, उन्होंने उनको चुना है। और अमित शाह साहब सारे देश के उनको होम मिनिस्टर माना जाता है। लेकिन इस चुनाव में वो इतना अपने को संकोचित, इतना छोटा कर लिया उन्होंने
कि वो गुजरात के पर्यायवाची बन गए। यानी मतलब ये है कि गुजराती के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान कि वो गुजराती पहले हैं, उसके बाद कुछ भी है, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप देखिए, दरअसल आप इतिहास देखिए, हमारे देश का जो प्रजातंत्र है उसके इतिहास देखिए। नेहरू तो एक कश्मीरी पंडित परिवार से आते थे, यूपी में रहते थे जी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी यूपी से थे, गुलजारी लाल नंदा हरियाणा से थे, उसके बाद देवगौड़ा थे वो कर्नाटका से थे, उसके बाद आई के गुजराल थे वो पंजाबी थे। वो तो पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए थे। यानी जितने भी प्रधानमंत्री, ये चंद्रशेखर थे, वीपी सिंह थे, ये कुछ इलाकों से आए थे, लेकिन इन्होंने छवि बनाई थी कि वो सारे देश के हैं। वो कभी नहीं कहते थे कि गुजरात के यूपी मैंने बनाया है तो यूपी के लोग मुझे वोट दो, या मैं यूपी का बेटा हूं, या मैं हरियाणा का बेटा हूं। वो एक देश की बात करते थे। आप सरदार पटेल को लीजिए, सरदार पटेल जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति लगवाई गई है, सरदार पटेल गुजराती, खाटी गुजराती पटेल, जिन्होंने बड़े जबरदस्त आंदोलन लड़े बारदोली और उसका, जिसका आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने विरोध किया था जबरदस्त। वो सारे हिंदुस्तान को एक करने का जिम्मेदारी उन्होंने ली। उन्होंने भारत के लिए काम किया, इंडिया के लिए काम किया। यहां हम एक प्रधानमंत्री और हम एक होम मिनिस्टर को देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये गुजरात की अस्मिता को बचाना है, गुजरात के ऑनर को बचाना है। और उन्होंने बिल्कुल कि ये मुझे वोट देंगे आप, ये किसी को वोट नहीं देंगे, ये मुझे वोट दे रहे होंगे। तो क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या इस देश के प्रधानमंत्री, माफ करें, और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, क्या उन्होंने अपना कद इतना छोटा कर लिया है? क्या उनकी इतनी कमजोर समझ है? और जिस तरह के हालात वो बनाए, क्योंकि देखिए और जगह भी चुनाव हुए हैं, और जगह चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुआ है। अब हिमाचल के चुनाव की वो बात ही नहीं कर रहे हैं। हिमाचल की जनता ने उनको पूरा रद्द कर दिया है। और मोदी साहब ने वहां कितना किया था, अमित शाह ने कितना किया था, और उसमें यह था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जो हुआ है, अरे भाई ले आओ ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओगे तो उसमें एक चीज तो आपको जरूर रखनी पड़ेगी, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत की जो एक चीज है कि आप बीवी और बच्चियों को आपको अपनी जायदाद में हिस्सा देना पड़ता है, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो मुश्किल ये होगी कि वो आप उसका दस्तावेज तो पेश करो, लेकिन वो पीटने के लिए मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बात यह है कि हमारी गुजरात की जो जीत है प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की इज्जत का सवाल था। और वो इज्जत का सवाल जो है, और गुजराती की हमारा बनाया हुआ गुजरात, ये जो नारा था, ये बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक हो जाएगा। यानी कल कोई प्रधानमंत्री अगर कर्नाटका से आएगा तो कहेगा हमारा कर्नाटका, हमारा बनाया हुआ कर्नाटका, हमारा हिंदुस्तान नहीं, हमारा भारत नहीं। और उसके बाद ये ड्रामा कितने दिन चलेगा कि आप कहीं के बेटे हैं, कहीं के आप दामाद हैं, कहीं के आप गरीब हैं, कहीं पर आप ओबीसी हैं, और अभी तो आप सीधा गुजराती हैं। तो गांधी जी, सारी बातों को छोड़िए, गांधी जी तो गुजरात में पैदा हुए थे। गांधी जी क्या गुजराती के तौर पर राजनीति की उन्होंने? बिल्कुल नहीं की। उन्होंने अपने सारे आश्रम वगैरह गुजरात में बनाए, वर्धा के अंदर बनाया जो बहुत मशहूर आश्रम थे, हिंदुस्तान हमारे देश के अंदर बहुत सारी जगह पर बनाया। लेकिन गांधी जी एक गुजराती थे, इसका उन्होंने कभी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, उसके लिए वोट बटोरने या सहानुभूति की उन्होंने नहीं की। तो इसको हमको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि इस देश के जो चलाने वाले हैं, जिनको 2/3 बहुमत पार्लियामेंट के अंदर हासिल है, वो एक राज्य के चुनाव को वो एक क्षेत्रवादी अस्मिता के चुनाव में बदल देते, एक रीजनलिज्म
के शिकार होके कर देते हैं। और वो बराबर किस तरह से कर रहे हैं वो देखिए। सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो जा रहे थे महाराष्ट्र को, वो वहां लेकर आ रहे हैं। और उनका जो बुलडोजर से प्यार है, ये आप जानते हैं कि बोरिस जॉनसन जो आया था, उसने वहां पर एक बुलडोजर की फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया था, फरवरी शायद अप्रैल 21 2022 को। और वो अपनी यहाँ जाकर कितनी 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 बदनाम हुआ और कैसे निकाला गया, लेकिन उसको वहां बुलाया गया, उसको बुलडोजर की फैक्ट्री उसको किया गया। और ये बुलडोजर तो बाद में वहां बीजेपी का लोटस चुनाव चिन्ह नहीं है, गुजरात के अंदर तो बुलडोजर है, यूपी के अंदर तो उनका चुनाव चिन्ह बुलडोजर है। तो इस बात को हमको ये बड़ा गंभीर वो है। और मैं जो एक पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर के तौर पे मैं सोचता हूं कि वो दौर दूर नहीं है, और 2024 में आप देखेंगे कि ये गुजरात में ही जीत पाएंगे, बाकी सारा देश इनको किनारे कर देगा। ये इतनी बेशर्मी से इन्होंने सारे देश को भुलाकर और इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, वो गुजरात की कर दी है। गुजरात का इसमें कोई कसूर नहीं है, गुजरात की जनता का कोई कसूर नहीं। आप एक चुनाव जीतने के लिए पूरा सेंटिमेंटल इश्यूज उठा दे रहे हैं। वहां मुसलमान जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, यानी पूछने का यह है कि नरोदा पाटिया जहां बड़ा कत्लेआम हुआ था, और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं क्योंकि हम 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर वहां पर थे और बराबर वहां जाते रहे कि नरोदा के अंदर बहुत बड़ा चर्च था, वो गिराया गया था। लेकिन होता यह है कि बस मुसलमानों के साथ किया गया था। नरोदा पाटिया में जो बच्ची जीती है डॉक्टर, उसके पिताजी जो हैं वो कत्लेआम में उनको उम्र कैद की सजा हुई थी, और खराब बीमारी की वजह से वो उनको पैरोल मिला है या शायद रिहा किए गए, वो जीते हैं। मोरबी में जहां आजाद भारत का सबसे खतरनाक हादसा हुआ है, और वो मैन मेड हादसा है, इंसान का बनाया हुआ हादसा है, आरएसएस बीजेपी से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन का हादसा है, उनके मेंबर, वहां का जो बंदा है उसको 56% वोट मिले। यानी आपने ये सब करना है और वो गुजराती अस्मिता के नाम पर करना है, तो फिर तो बहुत गंभीर सवाल पैदा हो जाएंगे। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि मोदी जी और अमित शाह जहां पर बीजेपी को लेकर जा रहे हैं, 2024 ज्यादा दूर नहीं है जब गुजरात के अलावा कहीं पर भी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, मैं कुछ थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं, एक पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट के तौर पर आप बताएं कि हमने अब से पहले कई इलेक्शन लड़ते हुए देखा है बीजेपी को, खासतौर पर मोदी जी के सरकार में आने के बाद। ऐसा लगता है कि अमित शाह जी जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, बल्कि बीजेपी वाले खुद उनको चाणक्य कहते हैं कि जहां पहुंच जाते हैं वहां इलेक्शन जीतते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हर इलेक्शन को बहुत अहमियत दे करके, सीधा रास्ता भी और टेढ़ा रास्ता भी, हर कुछ अपना करके इलेक्शन जीतने की जो कोशिश होती है, ऐसे वक्त में दूसरी पार्टियों को किसने रोक दिया कि वो कैंपेन ना करें? हमने देखा गुजरात में कांग्रेस की कैंपेन बहुत कमजोर रही, आम आदमी पार्टी की कैंपेन जो चली शुरू में जोरदार चली, फिर वो नीचे दब गई, और ये भी अंदाजा लगाया गया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पहुंची है। तो ये दूसरी पार्टियां ऐसे हालत में क्यों अपने आप को इलेक्शन कैंपेन, कांग्रेस की तो कैंपेन कमेटी का प्रेसिडेंट तक का नाम भी ऐलान ना हो सका आखिर तक, इस तरह से डेमोक्रेसी क्या लगता है कि कमजोर नहीं हो रही, जबकि अपोजिशन पार्टियां? देखिए, एक बात तो हम ये समझ लें कि बीजेपी और ये आरएसएस का जो तमाम सिस्टम है, ये कोई नॉर्मल, ये हेल्दी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, या कोई जिसको मैं ये कहूंगा कोई शराफत, यानी एक इंडियन पॉलिटी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है, ये उस तरह की नहीं है। इनका 1940 के अंदर गोलवलकर ने कह दिया था, हम एक झंडा, एक नेता और एक आइडियोलॉजी को सारे देश के अंदर लागू करेंगे।
है? देश ये राजनीति गुजरात में चल जा रही है, देश के दूसरे हिस्सों में नहीं चली है। आप जो कहते हैं ना चाणक्य चाणक्य की किताब अगर आप पढ़ेंगे, वो प्रजातंत्र विरोधी, औरत विरोधी, शूद्र विरोधी, दलित विरोधी है। वो इतना भयानक है। वो चाणक्य साहब जो हैं, चैप्टर है जिसके अंदर वो बताते हैं कि कितने तरीके होते हैं टॉर्चर करने के। औरत अगर घर से बाहर चली जाए तो उसके साथ क्या करना है, यानी बाहर घूमने चली जाए, किसी के साथ भाग जाए नहीं, वो क्या करना है। अगर उनको चाणक्य कहा जा सकता है और उनको आयरन मैन, लोह पुरुष कहा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि फिर हम अस्वस्थ हो गए हैं, मतलब दिमागी तौर पर हम अस्वस्थ हैं। इंसानी समाज में जैसे मुझे सरदार पटेल का जो काम है, उनको आप लोह पुरुष करके उनकी बेइज्जती करते हैं। वो तो बहुत मानवीय, बहुत उनका दिल दिमाग वाले आदमी थे, एक इंसान थे बहुत अच्छे। आप उनको लोह पुरुष बना दे रहे हैं। लोह पुरुष मोदी साहब हैं, जिनका जो है ना कोई जज्बा है ना कुछ, और वो हमेशा बस डराते रहते हैं। अच्छा, अब आप कांग्रेस को गुजरात में ले लें। भाई, कांग्रेस तो पिछली बार बहुत अच्छा जीती थी, सारा आपने तोड़ लिया, पैसा आपके पास है, आपके पास इतना पैसा आ रहा है, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पुलिस का आप इस्तेमाल करते हैं, आप जुडिशरी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में तो वो पूरा इस्तेमाल हो ही रहा है। तो दूसरी पार्टियां क्या करेंगी, आप बताइए? क्या इनके खिलाफ हथियार उठाएंगी? हथियार उठाने का तो ना उनकी हैसियत है ना उनकी सोच है, और बहुत अच्छी बात है। तो ये चुनाव गुजरात में हारना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, देखिए ना, कांग्रेस को कितना बदनाम किया। मेधा पाटकर आ गई तो कि मेधा पाटकर जो है ये गुजरात की दुश्मन है, गुजरात को प्यासा मारना चाहती है। अब आप बताइए, इतना बड़ा झूठ। और ये क्या कह रही हैं, मेधा पाटकर क्या कहती हैं कि आप बड़े बड़े बहुत हाई बांध मत बनाइए, आप उसकी जगह 3-4 बांध बना लीजिए, कम जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, हमारे वो द मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग नहीं होंगे, वो एक साधारण होंगे, है ना। ये कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, हम सबसे ऊंची मूर्ति बना रहे हैं। आप इंडोनेशिया में जाके बोले हमने सबसे ऊंची मूर्ति बनाई, हमने सबसे ऊंचा बांध बनाया, लेकिन उसके लिए हमने कितनी जमीनें लोगों की छीनी, क्या क्या किया। उसके बाद वहां जो ट्राइबल्स जो हैं, वो किस तरह से उनकी बुरी हालत है। और कांग्रेस को मुझे लग रहा है कि ये ना, गरीब की जोरू जो होती है सारे शहर की भाभी होती है। ये आप कांग्रेस को के साथ ये करना, हम ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पर आप क्या इल्जाम लगाते हैं कि ये गांधी परिवार ने कब्जा किया हुआ है। अब वो जब बेचारे अलग होकर एक काम कर रहे हैं और सारा आप पर छोड़ दिया, अब आपको शिकायत हो रही है उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वो करते हैं तो आप बोलते हैं कि माँ बेटी सब कब्जा कर लेते हैं। भाई, ये तो आप दोनों, चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये तो नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ है हिमाचल में। हिमाचल में कोई ऊपर से आसमान से उतर के आ गया कि वहां बीजेपी को हरवा दिया। आप बीजेपी की हिमाचल में जो हार है, जिसमें आरएसएस ने बहुत कंसंट्रेट किया है, जिसमें सारे वायदे किए गए थे कि हम वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, हम वहां कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, और वो फ्रॉड, वहां पर कितनी लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में फेक डिग्रियां बटी हैं वहां की, जो यूनिवर्सिटीज खोली गई उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि इस देश को बचाने का रास्ता है हिमाचल। और ये, माफ कीजिएगा, और इसको हमको समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के प्रजातंत्र की कब्र खोद रहे हैं। सारे देश को एक रीजन के बराबर लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। वो भारतीय प्रधानमंत्री है, वो भारतीय होम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो गुजरात के चुनाव में उन्होंने कहा वो तो सिर्फ गुजराती हैं, वो गुजराती हैं और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। ये अच्छा नहीं है, ये बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। और कांग्रेस में चर्निंग हो रहा है। कांग्रेस जो है पूरा एक, देखिए ना, आज तक वो कंप्रोमाइज करते रहे। ये मोदी जी और अमित शाह जो अपने क्रिमिनल केसेस से बाहर आए हैं, ये कांग्रेस ने न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए समझौता किया था इनसे। सीपीएम बाहर आई थी, हमको भूलना नहीं चाहिए।
ये चिदम्बरम वगैरह ने जो समझौता कराया था, वो समझौता ये था कि इनके खिलाफ सारे क्रिमिनल केस वापिस होंगे और बीजेपी जो है वो न्यूक्लियर ट्रीटी में सपोर्ट करेगी। उससे कांग्रेस बाहर आ रही है, उससे बाहर आ रही है और उसमें नुकसान होंगे। लेकिन जनता जनता हिमाचल प्रदेश की जो कह रही है, जरा उसको भी सुनिए। मेनपुरी के अंदर जो कुछ चुनाव के अंदर आपने कराया, तो सबके बावजूद वहां पर एक जीत हुई है समाजवादी पार्टी की। अब एक उनका मुद्दा रह गया कि जहां मुसलमान वोटर होगा वहां वो जीतने नहीं देंगे किसी को, ये उन्होंने तय किया है। तो बहुत ज्यादा अगर बीजेपी आरएसएस वाले 2000 चुनाव में जीत पाएंगे तो वो 2 जगह होंगी, यूपी जहां सीधा बुलडोजर है और गुजरात। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि 2024 के अंदर ये सब जगह हारेंगे। और जनाब ये सब जगह हारे भी हैं। गोवा जी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारी की सारी सरकारें जो थी वो इंडिपेंडेंट या कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वो सारों को कैसे सारों को कैसे खरीदा है उन्होंने या बेचा है या जो भी किया है। तो बीजेपी का जो तरीका है, मैं नहीं मानता हूं कि ये देश उसके आगे सर झुकाएगा। आप कितने गुजरात जीत रहे हैं, आप जो भी कर लें। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, ये इलेक्शन के आखिरी दिनों में अहमदाबाद के एक शाही इमाम ने एक बयान दिया और वो एएनआई के जरिए आया पब्लिक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एएनआई वो एजेंसी है जो यूएनआई, पीटीआई, दूरदर्शन सबको पीछे हटा करके उनसे काम लिया जाता है। नहीं, वो आरएसएस का असल में है, उसके जुड़े हुए लोग होंगे। हिंदुत्व राष्ट्रवाद के वो पक्ष में है। और मोदी साहब आप जानते हैं सिर्फ उसको इंटरव्यू देते हैं और किसी को इंटरव्यू नहीं देते हैं। उन्होंने जो प्लान किया है कि मुसलमानों से ये सो कॉल्ड जाहिल जो अपने आप को इमाम कहते हैं या सब, या कोई लीडर बोलता है असम से, कि उनसे इस तरह के बयान लगातार वो लेते रहेंगे कि जिसमें आरएसएस का जो असली चेहरा है, बीजेपी के जो असली चेहरा है, उसको पर्दा पड़ जाए और कहीं और फोकस हो जाए। अब आप देखिए ना, ये शब्बीर अहमद सिद्दीकी साहब जो हैं, शब्बीर अहमद सिद्दीकी साहब की मुसलमान औरत को चुनाव में नहीं जाना चाहिए, मस्जिद के अंदर औरत नहीं जाती है। मैं तो जिस इस्लामी सेक्ट से आता हूं वहां बराबर औरतें बराबर साथ रहती हैं। और औरतों को अगर इस्लाम में अलग करना होता, किसी से भी मैं इस पर बहस करने को तैयार हूं, इस्लाम को औरतों को अलग करना होता, उनको छुपा कर रखना होता, तो औरत मर्द का हज एक ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। औरत को अगर मर्द से कमतर माना जाता तो उसको कहा जाता तेरे तो घर के भी काम करने, तूने बिस्तर भी गर्म करना है, हस्बैंड के साथ सोना है, तूने घर की सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, तू 2 वक्त की नमाज पढ़ेगी या 2 हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ेगी। तू रोजा भी कैसे रखेगी 30 दिन की जब तूने सेवा करनी है। हमने जिस स्ट्रीट थिएटर ग्रुप में मैं हूं, हमने एक हिसाब बनाया है कि 50 साल की औरत तक एक औरत 15 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक कितने लाख रोटी बनाती है। हमने चावल भी शामिल किया, ये सब किया। 20 लाख रोटी बनाती है। 20 लाख रोटी जो मुसलमान औरत बनाएगी, उसमें चावल भी होगा, ये सब होगा, सब्जी शामिल नहीं है इसमें, चावल शामिल है। 20 लाख रोटी बनाएंगे तो 20 लाख रोटी, ये 4-5 लोगों के परिवार का आंकड़ा, पूरा हिसाब किताब बिठाया हमने। तो उस पर फिर 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं होगी, उस पर रोजे फर्ज नहीं होंगे। और फिर वो जब उसने कोई धंधा ही नहीं करना है, सिर्फ घर के अंदर रहना है, तो ज़कात क्यों देगी? वो ज़कात तो उसकी आमदनी पर होगी। तो ये कौन सा जाहिल कौन से स्कूल में पढ़ा है, ये कौन से स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ा है ये आदमी, कि जो ये कह रहा है कि मुसलमान औरतें मस्जिद में नहीं आती हैं और उसके बाद यह है कि उनको चुनाव में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक वाकया बनाता हूँ, बड़ा शर्मनाक है। ये तबलीगी जमात से कुछ जुड़ी हुई आपाएं अब जा रही हैं राजस्थान और हरियाणा के गांव के अंदर। वहां जो स्कूल है, जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ रही हैं,
प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, वहां जाकर माँ बाप को बोल रही हैं, ये आपाएं, कि 10 साल के बाद इनको बच्चों को घर में रखिए, स्कूल नहीं भेजना है, स्कूल नहीं भेजना है। तो ये इनको, उसके बाद एक यूडीएफ के एक हैं, यूडीएफ के एक हैं जो काफी आरएसएस की मदद करते हैं, जैसा मतलब जो हमेशा जो इस तरह का सवाल उठाते हैं। अब वो बताइए, आरएसएस का ये कहना है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो नहीं बढ़ रही है, 800 साल के राज में नहीं बढ़ी, तो यहाँ क्या बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि वेल्स और इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आ गए हैं, जी जी जी। यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वहां कोई हंगामा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये बंदे ने क्या कहा है कि देखिए, जिस तरह से मुसलमान कम उम्र में शादी कर लेते हैं और वो बच्चे उनके ठीक ठाक ज्यादा हो जाते हैं, हिंदुओं को भी कम उम्र में शादी करनी चाहिए। यानी ये जो मुसलमानों के फिजिकल, उनके क्लींजिंग, उनके सफाई का जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये उसको आधार दे रहा है। ये आदमी ये आधार दे रहा है। और इनके लिए मेरे पास एक इलाज है जो अल्लाह बख्श साहब ने कहा था। अल्लाह बख्श साहब ने कहा था कि ये सारे क्रिमिनल्स जो इस्लाम का झंडा बुलंद करके और ये सब धंधे करते हैं और हिंदुत्व की मदद करते हैं, हिंदू राष्ट्रवादियों की मदद करते हैं, इनको चिड़ियाघर में बंद कर देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनको हमने कभी भी इंसानी आबादी में नहीं आने देना है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि ये यानी मुख्तलिफ, पिछले दिनों हमने अपने किसी और दूसरे मेहमान से कई इस किस्म के मौलवी मुल्लाओं के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें ये सिद्दीकी साहब के बारे में भी, और अरशद मदनी साहब और उमर इलियासी, और इस किस्म के कई लोगों का जिक्र आया। और तकरीबन सब लोग काम वही कर रहे हैं कि जो आरएसएस के लिए, उनके लिए फायदा पहुंचाने का। और ये बड़ी अजीब बात है कि शायद एक ये भी बात आई कि चूंकि आमतौर पर मुसलमान जाहिर है मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है और मजहबी है, जो जाहिर नजर आता है, तो आरएसएस वालों ने उन मौलवियों को पकड़ लिया कि एक तरफ तो मुसलमान को जाहिल रखा जाए और दूसरे इन मौलवियों के जरिए अपना काम करा लिया जाए। तो ये बहुत ही आसान हो गया इस तरह से। तो ये जो आप बता रहे हैं कि तबलीगी जमात की औरतें, कुछ आपाएं लड़कियों को पढ़ाने से रोक रही हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा अगली नस्लों के लड़कों को भी रोक रही हैं पढ़ाने से। नहीं, वो तो जाहिर है माँ अगर नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म बचेगा तो सब बचेंगे, बाकी नहीं होगा। हालांकि आप जानते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर 20,000 स्कूल बंद हो गए हैं। ये कल लोकसभा के अंदर उन्होंने बताया है। तो ये तो स्कूल सब बंद कराने का, इनमें ये जो ये माफ कीजिएगा, मैं जिनको जाहिल आलिम कहता हूं, ये जो है, ये इनका एजेंडा वही है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आरएसएस का है। इनका एजेंडा बिल्कुल वही है कि कुरान का मीनिंग भी मत समझो, उसको रटे जाओ। जी जी जी, उसको रटे जाओ। इस्लाम, इल्म नहीं आना चाहिए, एजुकेशन नहीं आनी चाहिए, ताकि जहन ना खुलें और हमारे बिल्कुल अंधभक्त बने रहें, जो कुछ हम कहें वो करते रहें। मैं एक रिसर्चर के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि इल्म के लिए तो प्रॉफिट ने जो फरमाया कि आपने चीन भी जाना पड़े, चीन जाना इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं उससे भी एक अलग बात आपको बताना चाहता हूं। ये प्लेटो और अरिस्टोटल थे ना, जो फादर ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस कहलाते हैं, अफलातून और अरस्तु। जी जी जी। ये इनकी जो फिलॉसफी थी दोनों की बहुत जबरदस्त थी, लेकिन इनके जो राज आए उसमें इनकी फिलॉसफी को पूरा खत्म कर दिया गया, उसको डिमोलिश कर दिया गया। और जो सिटी स्टेट, छोटे छोटे राज्य बना रहे थे, वो खड़े होके वहां किंगडम बन गई। ये जो अरस्तु और प्लेटोनिक जो वर्क्स हैं काज़मी साहब, ये अरबों के जरिए वापस आए हैं यूरोप में। इनको अरबों ने ट्रांसलेशन किया और
फिर जब वो स्पेन में आए, स्पेन के बाद से वो यूरोप में आए। यूरोप का जो रिनाइसा है, जो जो नवजागरण है, वो प्लेटोनिक अरिस्टोटल की वजह से आते हैं। इनको कौन बताएगा कि सारी दुनिया में सबसे पहली लाइब्रेरीज सेंट्रल एशियन जो मुस्लिम किंगडम्स थी उनमें लाइब्रेरियां बनाई गई सबसे पहले। 20-20 हजार किताबें थी, और उसके लिए जो वहां के रूलर्स थे वो हॉस्टल बनाते थे कि आप वहां पर रहिए, क्योंकि वहां किसी किताब को उसकी कॉपी करना उसमें 1-1 साल लग जाता था। 20-20 हजार किताब एक लाइब्रेरी के अंदर। और ये कह रहे हैं कि इल्म से दूर भागो। और वही आरएसएस एजुकेशन सारा खत्म कर रही है, स्कूल बंद कर रही है। और उसके बाद ये है कि आप जो है कॉलेजेस की सारी फंडिंग बंद कर रही है, यूनिवर्सिटीज की फंडिंग बंद कर रही है, सोशल साइंसेस को खत्म कर रही है। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं, एक जरा लार्जर पर्सपेक्टिव में मैं समझना चाहता हूं। एक जमाने में हम सुनते थे अमेरिका में जब हाई स्कूल करता है तो इंटर्नशिप कर चुका होता है और जॉब उसका लग जाता है, यानी हायर एजुकेशन को आम तौर पर बहुत ही एलीट क्लास के लोग ही वहां तक जाते थे। अब यहां भारत में भी तकरीबन ऐसे ही हालात हो गए, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। अब वो वाली बात नहीं रही कि अगर कोई झुग्गी झोपड़ी में भी अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो तरक्की कर लेगा, क्योंकि अब वो पैसे की और उसकी इतनी जरूरत कर दी है कि वो आम आदमी नहीं सोच सकता। अब एक दूसरी बात जो अभी हमारी आपके बीच में बात हो रही थी कि ये मौलवी मुल्ला भी यही काम कर रहे हैं, आरएसएस भी यही काम कर रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी ऐसे दौर में जब हमारे अमेरिका और इजराइल वगैरह से ताल्लुकात काफी नजदीक हैं, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आई है आरएसएस बीजेपी की हुकूमत के दौरान। तो ये जो पूरी दुनिया में जो कई मुल्कों में ऐसी तब्दीलियां हैं कि वो राइट विंगर्स और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उस तरह की ताकतें हुकूमतों पर काबिज हो रही हैं या हो गई हैं, क्या वो तालीम को पीछे रख करके ही ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने का प्लान वर्ल्ड ओवर चल रहा है क्या? सारी दुनिया में चल रहा है, और सबसे भयानक तरीके से हमारे यहाँ चल रहा है। आप किसी भी समाज से, किसी भी सिविलाइजेशन से सोचने की, बहस करने की कुव्वत छीन लीजिए, वो किसी को मारने की, उनको किसी को मारने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और मैं तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूं, आप प्लीज जाइए 2014 का मोदी जी का भाषण लाल किले का सुन लीजिए, 15 अगस्त का सुन लीजिए। हम बाहर जाते हैं, हमें एक नल ठीक करने वाला नहीं मिलता। हम बाहर जाते हैं, हमें एक अच्छा ड्राइवर, मतलब वो भारत के अंदर बात कर रहे हैं कि हम ढूंढने जाते हैं, ड्राइवर नहीं मिलता, हमें एक इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, हमें एक रसोइया नहीं मिलता। और हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी नौजवान की तादाद इतनी बड़ी, हमारे पास ये शक्ति है जिसको हमने काम दिलाने, क्या काम दिलाने, उन्होंने प्लम्बर बनना है, उन्होंने इलेक्ट्रीशियन। मैं कह रहा हूं आप 2014 का सुन तो लीजिए, उनका भाषण सुन तो लीजिए कि वो नौजवानों के लिए क्या सोच रहे हैं। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2000 का जो अडानी अंबानी और अंबानी और बिरला जो रिपोर्ट थी, वो यही कह रहा है कि हमको जो है इनको ये काम सिखाने हैं, टेक्निकल काम ना। हम बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। सबको जो है आप उसमें भेजिए, आईटीआईज में, आईआईटी नहीं, आईआईटी तो हमको इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ऊंची जातियों के बच्चे वहां पढ़ेंगे और उसमें कुछ रिजर्वेशन में हमारे लोग भी पढ़ लेंगे। लेकिन वो बेसिकली आप ये बताइए, क्या इस देश के अंदर आप ये कानून ले आएंगे कि आपने सरकारी कॉलेज में जो आपने मेडिकल किया है, आप 5 साल इंडिया में रहेंगे? करेगी ये सरकार, बीजेपी की सरकार, जिसको बहुत राष्ट्रवाद और भारत माता की चिंता है? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सारे लोग वो बाहर जा रहे हैं। तो बात यह है कि, लेकिन दो बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ना भी हो,
हो ये रहा है कि आप टीवी चैनल पर देखेंगे कांग्रेस पर बहस हो रही है, कांग्रेस ने वहां कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। अरे जब वो करते हैं तो आप उनको गाली बकते हो, जब वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको गाली बक रहे हो। लेकिन कांग्रेस होगी नहीं होगी, आरएसएस की दादागिरी इस देश में नहीं चल सकती है। हिमाचल उसका सबूत है। हिमाचल में मोदी साहब ने क्या क्या किए हैं, कितने ड्रेस पहने हैं, कितनी टोपियां बदली हैं। अमित शाह क्या क्या जाकर बोलते थे, वहां भी तुष्टीकरण की बात करते थे, वहां कोई है ही नहीं। वहां उन्होंने ये तक किया कि एक जाति जो ट्राइबल नहीं थी उसको ट्राइबल का दिला दिया, उसको ट्राइबल का दर्जा दिला दिया, जिसमें वहां एससी एसटीज ने बहुत विरोध किया जिसका। ये बहुत ही ऐसे हालात हैं जो आपने बताया, इससे काफी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि आम तौर पर लोग ऐसा समझने लगे कि शायद अब फिर 2024 के बाद भी बीजेपी की ही सरकार झेलनी पड़ेगी। झेलनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से एक नौजवान को, पढ़े लिखे को, अपने यहाँ लोधी गार्डन के सामने मैंने देखा कि वो खाली प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी कर रहा था। बहुत अच्छा साफ सुथरा कपड़े पहने हुए, शर्म की वजह से उसने दूर बोरी रखी हुई थी, मैंने अपनी आंख से देखा है। मदर डेयरी पर 10 रुपए का जो सबसे छोटा दूध का पाउच आता है वो उधार मांगते हुए देखा मैंने पढ़े लिखे नौजवान को। तो ऐसी हालत में जब लोग पहुंच गए, उससे बाहर निकलना सभी चाहते हैं। देखिए 2024 अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यूपी और गुजरात में ही शायद बीजेपी बचेगी और 2024 में तब्दीली आएगी, उनकी जो हरकतें हैं वो रिड्यूस कर दे रहे हैं इसको सारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, गुजरात तो उन्होंने जीतना ही था, गुजरात तो उन्होंने 2002 कराया हुआ है। गुजरात उन्होंने, आप हमको समझना चाहिए कि गुजरात में आज जो कुछ हो रहा है, हिस्ट्री उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। जो रिजर्वेशन के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था जो सारे देश में फैला, वो गुजरात से ही शुरू हुआ था, मेडिकल कॉलेजेस से, जिसमें 2 पुलिस वालों की हत्या की थी एंटी रिजर्वेशन ने। एक देसाई थे, एक और थे, दो की हत्या की गई थी। तो ये असली जो दिशा है वो हिमाचल वगैरह से आ रही है। ये बहरहाल एक उम्मीद है जो आपने जताई है, और मैं समझता हूं कि लोगों को ये बात समझनी भी चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और जो हालत हिमाचल में हुई है, दिल्ली एमसीडी में हुई है, उसको भी नजर में रखें। सिर्फ गुजरात के इलेक्शन से मुतासिर होकर के ये ना समझें कि ये आखिरी दिन है और हालात इसी तरह से चलेंगे। बहरहाल इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जी। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।